हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट का जो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी को हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली ए प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, क्योंकि ग्रीन टी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले हम कोम्बुचा की बात करें तो ये एक फर्मेंटेड ब्राउन और स्वीटेंड ब्लैक टी होती है जो कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कंज्यूम की जाती है। सेकंड, अगर ब्लैक टी की बात करें तो ये भी मोस्ट पॉपुलर फर्मेंटेड बेवरेज है जो कि कैमेलिया साइनेंसिस श्रब के ड्राइड लीव्स से बनाई जाती है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये तो ऑब्वियस ऑप्शन ही था कि ये तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, हमने पढ़ा हुआ भी है। और ये डिफरेंट टाइप की चीज़ हो सकती हैं एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द चीज़ कम्स फ्रॉम द टाइप ऑफ द माइक्रोब्स विच वी आर यूजिंग इन दैट प्रोसेस। और सबसे अच्छी चीज़ है वो स्विस चीज़ को मानते हैं क्योंकि उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं एंड उसका रीज़न यही होता है CO2 की प्रोडक्शन की वजह से होता है। अगर इसके माइक्रोब की बात करें तो वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी लग रही है बट मैं पढ़ देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें है कि एक रिसर्चर ने एक प्लांट लिया और उसमें एक डोमिनेंट ट्रेट को जो कि हेट्रोजाइगस है, मतलब वो प्लांट उस डोमिनेंट ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस है, उस प्लांट की उसने सेल्फ करवाया, तो सेल्फ ब्रीडिंग करवाई और बाद में रिजल्ट देखा कि 140:20 है, मतलब 140 में डोमिनेंट ट्रेट आया और 20 में रिसेसिव ट्रेट आया। बाद में ऐसे रिजल्ट देख के उसने दो हाइपोथेसिस निकाली कि हो सकता है कि इस डोमिनेंट ट्रेट के लिए दो जीन्स हों। ओके, फिर उसने एक और हाइपोथेसिस लगाई कि ये दोनों जीन्स लिंक्ड नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा उसका रिजल्ट था उसके हिसाब से उसको लगा कि लिंक्ड तो नहीं हो सकते जीन्स, इसीलिए डोमिनेंट के ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा सीडलिंग्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो उसका जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट था वो था 140:20। बट यूजुअली क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, जब जीन्स लिंक्ड, जब दो जीन्स किसी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं और वो लिंक्ड होते हैं तो उस केस में रेशो आता है हमारे पास यूजुअली 15:1। मतलब अगर 16 सीडलिंग्स प्रोड्यूस हुए तो उसमें से 15 डोमिनेंट होंगे और 1 रिसेसिव होगा। लेकिन यहाँ पे इसका रेशो आया 14:2। मतलब तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे काई-स्क्वायर टेस्ट बाद में उसने लगाया और देखा कि मतलब जो इसकी वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो काई-स्क्वायर के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक आइडियल वैल्यू ऑलरेडी हो, बट उसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं और उस प्रैक्टिकल को हम बहुत बार रिपीट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स की जो वैल्यू आती है तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, मीन्स क्लोज टू द ऑब्जर्व्ड या फिर आइडियल वैल्यू है या नहीं, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ही हम लोग काई-स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि ये एक्सपेक्टेड था, यूजुअली ये रेशो होना चाहिए था जब दो जीन्स एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं और वो लिंक्ड होते हैं। बट यहाँ पे ऑब्जर्व क्या रेशो आया 140:20। तो यहाँ पे जब हम लोग काई-स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज़ द समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हम इंडिविजुअल लगाएंगे, ये डोमिनेंट वाले की है, ये रिसेसिव वाले की। तो जब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0.6 इसका आया है डोमिनेंट का और 10 वैल्यू आई है रिसेसिव वाले की। टोटल हमारी वैल्यू हो जाएगी 10.66 और यही आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है वहाँ पे NPP/GPP का रेशो कंपेयर करना है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इक्वेटर वाली पोजीशन पे NPP/GPP का रेशो कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी और द अदर लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रोस के कंपैरिजन में कम हो जाती है। लेकिन नॉर्थ और साउथ में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे नेट वाली वैल्यू ग्रोस के कंपैरेबल ही होती है। तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ए कलर ब्लाइंड फादर हैज़ ए डॉटर हु इज़ ऑल्सो कलर ब्लाइंड एंड हैज़ टर्नर सिंड्रोम।
तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 2 सिचुएशन दी हुई हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम है, उसका रीज़न ही अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो नॉन डिसजंक्शन इवेंट होता है। तो फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही कट हो गए, थर्ड और फोर्थ में अभी हमें देखना है नॉन डिसजंक्शन इवेंट इन मदर और फादर। तो ये सॉल्व करने के लिए तो अब डिसजंक्शन किस में हुआ है, आइदर फादर और मदर, तो उसके लिए आप दोनों कंडीशन करके देख सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर मैं फादर का करके देखूं तो मान लो ये टर्नर सिंड्रोम के साथ है। टर्नर सिंड्रोम आपको पता होगा कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें और एग्जांपल आते हैं हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर हम इसको करके देखें, मान लो फादर में नॉन डिसजंक्शन हुई है तो फिर ये 4 प्रोजेनी प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी होंगी। लेकिन इसमें बस ये है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डॉटर टर्नर सिंड्रोम के साथ होगी, और तो वो कंडीशन नहीं आई है, डॉटर में नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि मदर में अगर नॉन डिसजंक्शन हुई हो तो जो गैमीट प्रोडक्शन होगी वो ऐसे होगी XX एंड O, इसमें नहीं जाएगा कोई भी क्रोमोसोम, एंड इसमें यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन होगी मेल में। तो जब भी प्रोजेनी प्रोडक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि फीमेल होगी वो टर्नर सिंड्रोम के साथ और नाइट ब्लाइंडनेस होगी। बाकी जो अदर प्रोजेनी होगी वो आप देख सकते हो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स जो मदर हैं उसमें नॉन डिसजंक्शन होगा और जो फादर हैं वो टर्नर सिंड्रोम है उनमें और नाइट ब्लाइंडनेस भी है। तो वो सेम कंडीशन डॉटर में आएगी कि टर्नर सिंड्रोम विद द नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट दिया हुआ है और बोला है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है उसमें एक नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसमें डाउनस्ट्रीम जीन्स प्रेजेंट है जो कि परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड कर रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएटली उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा नॉनसेंस और मिससेंस के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली 3 तरीके की म्यूटेशन होती हैं। एक होती है साइलेंट, जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरी होती है नॉनसेंस, जो स्टॉप कोडॉन को इंसर्ट कर देती है, मतलब अगर नॉनसेंस म्यूटेशन आई है तो स्टॉप कोडॉन आ जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेशन हो जाता है उसका। नेक्स्ट है मिससेंस। मिससेंस में क्या होता है कि प्रोटीन तो बन जाती है, मतलब स्टॉप तो नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन जो प्रोटीन होगा वो अल्टर्ड या फिर लॉस ऑफ फंक्शन के साथ होगा। तो इसका आंसर होगा बेसिकली पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन, क्योंकि पोलर इफेक्ट की डेफिनेशन ही वही होती है कि अगर ओपेरॉन के अर्ली रीजन में म्यूटेशन हो जाए तो वो जो डाउनस्ट्रीम जीन्स है उनके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। बट थोड़ा देख लेते हैं हम लैक ओपेरॉन के बारे में। इसमें 3 जीन होते हैं इसके ओपेरॉन में, ZYA। जेड वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, Y परमिएज को एंड A ट्रांस एसिटाइलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है इन ए कोऑपरेटिवली ब्रीडिंग स्पीसीज अंडर विच कंडीशन इज ए हेल्पर मोर लाइकली टू एक्सिबिट फिलोपेट्री। पूछा हुआ है कि फिलोपेट्री कौन सी स्पीसीज शो करेगी, ये कौन सी स्पीसीज नहीं, कि किस बेनिफिट के लिए शो करेंगे। ये बेसिकली एनिमल्स में मिलता है, मीन्स उनमें क्या होता है कि ग्रुप में रहना उनके लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए एक एनिमल का अपने नेटिव प्लेस पे रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फिलोपेट्री का मतलब होता है, फिलो मीन्स लविंग एंड पैट्री मीन्स नेटल प्लेस, मतलब बर्थ प्लेस पे स्टे करना। तो कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली है, तो सर्वाइवरशिप ही ऐसे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर रिसोर्सेज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उनको क्लम्प में रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि क्लम्प में रहने से उनकी सर्वाइवरशिप ज़्यादा हो रही है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे से, तभी वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने फिलोपेट्री प्लेस पे मीन्स रहने की टेंडेंसी उनकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री स्पीसीज हैज़ लीव्स दैट कंटेन एन एलेलोकेमिकल कंपाउंड दैट लीचेज इनटू सॉइल एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इट्स ओन सीडलिंग। तो पूछा है कि कौन से तरीके का डिस्पर्जन पैटर्न है। सबसे पहले डिस्पर्जन के बारे में पढ़ते हैं। ये 3 तरीके का हो सकता है। ये बेसिकली पॉपुलेशन अरेंजमेंट होती है। फर्स्ट वन होता है रैंडम, सेकंड है क्लम्प्ड जो ह्यूमन पॉपुलेशन भी मिलती है यूजुअली, और थर्ड वन होता है यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म भी दो तरीके का हो सकता है, मीन्स आर्टिफिशियल और नेचुरली। आर्टिफिशियल में आता है एग्रीकल्चर और यूनिफॉर्म के नेचुरल में आता है यही एलएलओ केमिकल्स वाला प्रोसेस। क्योंकि मैंने ये नीम के एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है, वो क्या करता है, नीम का प्लांट जो अपनी विसिनिटी में किसी अदर नीम को ग्रो नहीं करने देता, अदर सीडलिंग को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि वो अपने विसिनिटी में सॉइल में ऐसे केमिकल को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से सराउंडिंग में कोई भी, उसके आसपास में कोई भी सीडलिंग ग्रो नहीं कर सकती है। तो इसीलिए उनका पैटर्न ऑफ ग्रोथ या फिर अबंडेंस इतनी यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा की रीजनरेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, मतलब कौन सी टाइप की रीजनरेशन हाइड्रा में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वैसे तो हम बेसिकली मॉर्फोजेनेसिस ही पढ़ते होते हैं हाइड्रा में, लेकिन ओनली तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रीजनरेशन हो रही है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है इनसाइड ऑफ द एनिमल। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस चल रहा है। हाँ, जो मेजॉरिटी है वो हम मतलब याद रखते हैं कि हाँ मेजॉरिटी ऑफ पाथवे ये है, इसकी हेल्प से ये काम कर रहा है, बट ओनली जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है बायोलॉजी में तो वो एक्सेप्शनल ही हो जाता है कि हाँ ये तो बहुत कम चांसेस हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा थर्ड, मतलब तीनों प्रोसेस से ही हाइड्रा में रीजनरेशन होती है। और सिर्फ हाइड्रा ही क्यों, बाकी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं लाइक सैलामेंडर पढ़ रहे हैं, तो सैलामेंडर में भी सिर्फ मॉर्फोसिस नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ एक ही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लेते हैं। लाइक मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, मॉर्फोलैक्सिस, इसमें क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है और जब भी उसको नीड पड़ती है, मीन सिग्नल आता है कि उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो स्टेम सेल मेडिएटेड में क्या होता है कि एक कोई सेल है जिसने पर्टिकुलर फंक्शन अटेन किया हुआ है, अगर बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो लॉस्ट हो जाती है, तो जो स्टेम सेल उसके विसिनिटी में लोकेटेड होती है या फिर बॉडी में अदर कहीं प्लेस पे है, तो वो उसको रिप्लेस कर देती है। इसमें एग्जांपल ब्लड सेल फॉर्मेशन का आता है। एपीमॉर्फोसिस में होता है कि एक डिफरेंशिएटेड सेल जब उसको सिग्नल मिलता है तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है और वो उस टाइम पे उसके पास डिवीज़न कैपेबिलिटी होती है। सो विद दैट कैपेबिलिटी वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाती है एंड देन जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वापस से वो रीडिफरेंशिएशन की हेल्प से अपना पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लेती है। मॉर्फोलैक्सिस में होता है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल दूसरी स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती है और वो मतलब सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन अटेन कर लेती है, जो कि हाइड्रा में होता है। मॉर्फोजेनेसिस सैलामेंडर में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली इन द ऑर्डर ब्रेसिकेल्स। ब्रेसिकेल्स ऑर्डर मतलब ब्रेसिकेसी फैमिली का हम बता सकते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में मस्टर्ड आता है और मस्टर्ड के आपने देखा होगा जहाँ पे भी जब भी हम लोग सरसों के खेत के आसपास होते हैं तो एक अलग सी पंजेंट सी स्मेल आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सल्फ़र। और वो सल्फ़र ग्लाइकोसिनोलेट्स कंपाउंड्स में होता है और ये कंपाउंड इस फैमिली का एक यूनिक कैरेक्टर भी होता है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोसिनोलेट्स। नेक्स्ट है, द फ्लावरिंग रिप्रेसर जीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नेलाइजेशन रिक्वायरमेंट इन अरेबिडोप्सिस इज़। तो अरेबिडोप्सिस में यूजुअली फ्लावरिंग के लिए 3 जीन ये रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हैं, कॉन्स्टेंस, फ्लावरिंग लोकस टी और सी। ये तीनों फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फ्लावरिंग लोकस डी है सेकंड ऑप्शन, इसका फंक्शन बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंट में आता है और जो कांस्टेंट वाला जीन होता है ये फ्लावरिंग टाइम को रेगुलेट करता है और ये जो FLT जीन है उसके एक्सप्रेशन को भी पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। अब FLT जीन का क्या काम है, FLT जीन ही एक्चुअल में अरेबिडोप्सिस में फोटोपीरियोडिज्म को रिस्पॉन्ड करके फ्लोरल इंडक्शन को प्रमोट करता है, बट ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन। अब इन्होंने पूछा है वर्नेलाइजेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्लावरिंग लोकस सी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यूजुअली FLC फ्लावरिंग का रिप्रेसर है, लेकिन जब भी वर्नेलाइजेशन होती है तो वर्नेलाइजेशन की वजह से इसका एक्सप्रेशन कम हो जाता है और इसीलिए फ्लावरिंग होती है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन। और अगर हम वर्नेलाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ द एक्सपोजर ऑफ द प्लांट्स और द सीड्स टू द लो टेम्परेचर टू स्टिमुलेट फ्लावरिंग।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट मैकेनिज्म्स दैट ड्राइव इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा फोर्थ वन, फैसिलिटेशन, टॉलरेंस और इनहिबिशन। ये तीन ही मॉडल दिए गए हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के। फैसिलिटेशन में क्या होता है कि एक जो करंट स्पीसीज़ है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, वो दूसरी स्पीसीज़ को फैसिलिटेट करती है, मतलब उसके लिए जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस है वो प्रोवाइड करवाती है, और वाइस वर्सा जो सेकंड है वो भी फर्स्ट को ऐसे ही अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करवाती है। टॉलरेंस मॉडल में कहा गया है कि दो स्पीसीज़ एक टाइम पे प्रेजेंट होंगी लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं करवा रही हैं, वो प्रमोट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, बल्कि टॉलरेट कर रही हैं, मतलब एक का इफ़ेक्ट दूसरी टॉलरेट कर रही है, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करके सर्वाइव कर रही है। थर्ड वन है इनहिबिशन, कि करंट टाइम पे जो भी स्पीसीज़ प्रेजेंट है वो प्रीवियस को और अपकमिंग स्पीसीज़ के लिए ऐसे कंडीशन क्रिएट कर देती है सो दैट कि वो ग्रो ना कर सके, सिर्फ जो पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट है वही ग्रो कर सके। ये इनहिबिशन मॉडल में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। तो इसमें तो हमें बहुत ईजी है, हमें पता चल ही जाएगा कि ए और बी हैं वो राइट हैंडेड होते हैं और जेड लेफ्ट हैंडेड होता है। और थोड़ा जेड वाले के बारे में पढ़ें तो ये स्पेसिफिक कंडीशन में ही होता है, लाइक जब भी सॉल्ट कंडीशन इंक्रीज होती है तो जेड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है डीएनए। और अगर हम ए बी और जेड की थोड़ी और बात करें तो ए में डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम, बी में 20 और जेड वाले में 18 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस डज नॉट अप्लाई टू सर्कैडियन रिदमिसिटी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन, इट इज़ ए प्रोसेस दैट कैन बी फाउंड इन बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। हाँ, ऑब्वियस है कि हर एक एनिमल को अपने एनवायरनमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, तो सर्कैडियन रिदमिसिटी होगी तभी वो एनवायरनमेंट को सेंस कर पाएगा और उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। नेक्स्ट है ए प्रोसेस दैट इज़ रिदमिक ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ 24 आवर लाइट एंड डार्क साइकिल। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिदमिसिटी लाइट और डार्क पे डिपेंड करती है, लेकिन 24 आवर इतना ही फिक्स है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है ए प्रोसेस दैट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड बाय द एनवायरमेंटल साइकिल्स। हाँ, ये ठीक है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो पहले कोई बंदा इंडिया में रह रहा था तो यहाँ के अकॉर्डिंग उसका स्लीप अवेक साइकिल मेंटेन हो रखा था। नेक्स्ट वो अगर यूएसए मूव कर जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, ऑल्दो वहाँ का जो लाइट और डार्क पीरियड है वो यहाँ से अलग है, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो भी मीन्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है बाय द एनवायरमेंटल साइकिल्स। नेक्स्ट है ए प्रोसेस दैट कैन बी डिसरप्टेड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कांस्टेंट डार्कनेस। हाँ, ये भी सही है क्योंकि डार्कनेस और लाइट दोनों से ही अफेक्ट होता है। बेसिकली हम ह्यूमंस की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पीनियल ग्लैंड की, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है और ये बेसिकली पता है ये डार्क कंडीशन में सीक्रेट होता है। जब भी डार्कनेस होगी तो मेलाटोनिन रिलीज़ होगा और आपने नोटिस भी किया होगा जैसे ही अंधेरा होता है तब हमें नींद आने लग जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन। एंड जब भी लाइट होती है तो मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन हमारी मतलब अमाउंट कम हो जाती है। तो ये हार्मोन का और क्या काम होता है, इट मेंटेन्स डाययूरनल मीन्स 24 आवर का रिदम मेंटेन करता है और हमारा स्लीप अवेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियस है अगर कांस्टेंट डार्कनेस में रहेंगे तो हमारा ये जो पूरी जो रिदमिसिटी है वो इम्बैलेंस हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ह्यूमन पेशेंट है, उसके सीरम में हमें इंटरल्यूकिन 17 को क्वांटिफाई करना है, तो कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी। तो इसमें सबसे पहले तो सेकंड ऑप्शन को हम नेगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि एसडीएस पेज बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा इस चीज़ के लिए। मतलब अगर हम सिर्फ क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो एसडीएस पेज में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्वांटिफाई और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही हम एलाइजा में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एसडीएस पेज में क्वालिटी तो फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन क्वांटिफाई करना इज़ नॉट ईजी।
तो सेकंड तो ऐसे कट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट वन में दिया हुआ है सैंडविच एलाइजा विद मोनोक्लोनल कैप्चर एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेम एपिटोप ऑफ ह्यूमन इंटरल्यूकिन 7। ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मतलब कि एक ही एंटीजन है और उसके एक ही एपिटोप के अगेंस्ट हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो हाँ रिजल्ट हमें इससे भी मिलेगा। लेकिन फोर्थ वन में क्या दिया गया है, ये सैंडविच एलाइजा दिया गया है कि अगेंस्ट द डिफरेंट एपिटोप्स ऑफ ह्यूमन इंटरल्यूकिन 7, मतलब कि एक ही एंटीजन के डिफरेंट एपिटोप्स के अगेंस्ट हम लोग अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डालेंगे तो उसके हमें बेनिफिट्स होंगे। उसके दो तीन बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये होगा कि वो टेक्निक हाईली एक्यूरेट होगी, मतलब कोई भी क्रॉस रिएक्शन के चांसेस नहीं होंगे। सेकंड है कि हाईली सेंसिटिव होगी, मतलब अगर बहुत कम कंसंट्रेशन में भी अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है इंटरल्यूकिन 7, उस केस में भी हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक ही एंटीजन के अलग अलग एपिटोप्स को हम सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स इवन ए स्लाइट इंक्रीज वुड गेट डिटेक्टेड। तो इसलिए इसका फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम एलाइजा के बारे में थोड़ा और डिटेल्ड पढ़ें तो ये 4 तरीके की होती है। फर्स्ट वन होता है सैंडविच, देन इज डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा एंड फोर्थ वन इज़ कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो मैंने लैब में बेसिकली 3 तरीके की एलाइजा तो देखी है, सैंडविच, डायरेक्ट और कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इनमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है, तो हमें बेसिकली बताना है कि वैसोडाइलेटर कौन सा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाकी जो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वन प्रोस्टासाइक्लिन, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे पहले एंडोथेलिन, ये एंडोथेलियल सेल्स जो कि ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोथेलियल लेयर, उसकी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और ये NO के अगेंस्ट काम करता है। NO बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स में प्रोड्यूस होती है और स्मूथ मसल सेल्स में जाके फंक्शनल होती है, तो ये उसका काउंटर पार्ट होता है, इसीलिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है। सेकंड, अगर हम एंजियोटेंसिन 2 की बात करें तो ये तो हमें पता ही है, रास सिस्टम का पार्ट होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन और देन एल्डोस्टेरोन। तो ये उस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो ये एक तरीके का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। थोड़ा और ज़्यादा पढ़ें तो सबसे पहले इसके पाथवे में लिवर एक एंजियोटेंसिनोजेन सिक्रेट करता है प्रोटीन, जिसके ऊपर रेनिन काम करता है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट में इसको चेंज कर देता है। उसके बाद इसके ऊपर टेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम काम करता है और ये एंजियोटेंसिन 2 में चेंज हो जाता है। ये बहुत ही पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और फिर ये इसका फंक्शन है फर्दर, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है फ्रॉम द एड्रेनल कोर्टेक्स। नेक्स्ट, अगर हम थ्रोम्बोक्सेन का पढ़ें तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का पाथवे होता है उसके आगे जो मीन्स साइकिल चलता है, जो रिएक्शंस चलती है उसमें बनता है फ्रॉम द प्रोस्टाग्लैंडिन। थ्रोम्बोक्सेन एक प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करने वाला आइकोसिनॉइड है और ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है। लेकिन प्रोस्टासाइक्लिन, वैसे तो प्रोस्टासाइक्लिन भी प्रोस्टाग्लैंडिन के फर्दर पाथवे में बनता है, लेकिन ये वैसोडाइलेटर का काम करता है और थ्रोम्बोक्सेन और प्रोस्टासाइक्लिन एक दूसरे के काउंटर पार्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि एक बैक्टीरियल कल्चर लगाया गया है, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स में है, लेकिन उनका क्या है, जो DNA रिपेयर की जो मशीनरी है उसमें डेफिशिएंसी है। मतलब जब भी उनका DNA रेप्लिकेट करता है तो हर बार उसमें DNA एरर हो जाता, DNA के जो सीक्वेंस है उनमें एरर हो जाता है। और इसके पैरेलल में उन्होंने एज अ कंट्रोल लगाया है बहुत सारी टेस्ट ट्यूब में वाइल्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया मीन्स वाइल्ड टाइप ऑफ सेल्स को ग्रो करवाया है, जिनका जो DNA रिपेयर मैकेनिज्म है वो एकदम नॉर्मल है। तो उन्होंने कुछ जनरेशन्स के बाद जब एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन डाला तो देखा कि कुछ एक जो टेस्ट ट्यूब्स की बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा किस वाली टेस्ट ट्यूब में पॉसिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन कि जो DNA रिपेयर की डेफिशिएंट सेल्स होंगी वो कुछ जनरेशन के बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अटेन कर सकती हैं। ऐसा इसलिए है, ऐसा जैसे कोविड वायरस के केस में भी तो हो रहा है ना, कि उसमें क्या है कि जैसे ही वो मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपना रेप्लिकेशन कर रहा है अपने
जीनोम को, तो उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे चेंजेस ज़्यादा होंगे हर रेप्लिकेशन के साथ, हर जनरेशन में, हर इवेंट में, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि वो प्रीवियस के कंपैरिजन में अल्टर्ड हो जाए, और जो वाइल्ड टाइप का है, नॉर्मल है, उसके कम चांसेस हैं। अब ऐसा तो हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ इसमें ही होगा और इसमें नहीं होगा, वही ओनली वाली बात होगी कि एक्सेप्शन है ये, तो एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं बायोलॉजी में, कि जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ श्योरिटी के साथ इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। चांसेस तो हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें भी म्यूटेशन होने के, और कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाए, लेकिन जो जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी उनका डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट है, उनकी मशीनरी, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनमें जो भी चेंजेस आएगा उसको ओवरकम करने के लिए कोई नहीं है, और हर जनरेशन के साथ उनमें चेंजेस आता जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ नॉट यूजफुल फॉर सैम्पलिंग टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को सैम्पलिंग करना है, और वो भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, एड लिबिटम, क्योंकि जो बाकी सारे ऑप्शन हैं जैसे क्वाड्रेट सैम्पलिंग होता है, इसमें आप स्केल और पेंसिल की वजह से की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जब सैम्पलिंग कर लोगे तो उनका एवरेज निकाल के आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मेथड है। बेल्ट ट्रांसेक्ट मेथड भी ऐसा ही होता है, क्वाड्रेट की तरह ही, लेकिन ये ब्रॉड लेवल पे होता है, और इसमें हम हाउ द स्पीसीज और द ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट, वो चीज़ चेक करते हैं। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग भी सबसे अच्छा मेथड है, लाइक रैंडमली आप किसी भी एरिया में गए और वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देख रहे हो। एड लिबिटम क्यों नहीं होगा, मतलब होता है एज मच एज नेसेसरी और डिजायर्ड, मीन्स विदाउट एनी बाउंडेशन और लिमिटेशन, तो वो मेथड करेक्ट नहीं हो सकता, और स्पेशली उस केस में जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखना हो, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट है, इन ए हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ टाइप DH, और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है A के साथ, वेयर DH इज ए वीकली एसिडिक डोनर ग्रुप एंड A इज द लोन पेयर बेयरिंग एक्सेप्टर एटम, द DA डिस्टेंस इज़, तो इन्होंने पूछा है कि DA डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रॉन्गनेस के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक शॉर्ट डिस्टेंस बॉन्ड होता है, और इसके दो रूल होते हैं कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड शॉर्टर द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स देन स्ट्रोंगर वुड बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमें जितना डिस्टेंस कम होगा उस केस में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड वो मैक्सिमली स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन, लेस देन द सम ऑफ वैन डर वाल्स रेडियाई। अब देखो सम ऑफ बोला है, अगर वो ये बोलता कि लेस देन द वैन डर वाल्स रेडियाई, तो वो बॉन्ड कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर वैन डर वाल्स रेडियाई से कम डिस्टेंस दे रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है नेचर में। लेकिन इसने सम ऑफ द बोला है कि अगर दो जो एटम्स हैं उनकी वैन डर वाल्स रेडियाई का सम करें तो ये डिस्टेंस इनफ होती है, सफिशिएंट होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, मतलब इसमें बोला गया कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और कॉन्कॉमिटेंटली होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है नेचुरली, तो और वो भी रैंडम मेटिंग के केस में। तो ये पूछा है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है इंटेंस ब्रीडिंग दिया हुआ है, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, मुझे लग रहा है ये आंसर की में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर फाउंडर इफेक्ट, क्योंकि रैंडम मेटिंग का कंसेप्ट आते ही इन ब्रीडिंग तो हम नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज़ आर्टिफिशियल, इंटेंशनली ब्रीडिंग होती है वो। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, फाउंडर इफेक्ट में तो होता ही ऐसे है कि सडनली कोई कैलामिटी या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो जिसकी वजह से एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप था, मीन्स ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, बट किसी रीज़न की वजह से एक स्पेसिफिक जीनोटाइप की ही इंडिविजुअल्स वहाँ पे रह गए और धीरे धीरे विद टाइम उन्हीं की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती गई। तो उस केस में बोलते होते हैं, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आंसर की में दिया हुआ है इंटेंस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग शायद वो नहीं होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द
which one of the options given below is not desired when setting up the nature reserves in the tropics। मतलब ये पूछ रहा है ट्रॉपिक्स में अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व को सेटअप करना चाहें तो कौन कौन सी कंडीशन नहीं चाहिए, कौन सी कंडीशन नहीं चाहिए और कौन सी कंडीशन मीन्स फेवरेबल होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व्स दैट आर लिंक टू ईच अदर बाय कॉरिडोर, एंड सेकंड है कि बफर जोन से सराउंडेड हो, मतलब रिजर्व्स दैट आर सराउंडेड बाय बफर जोन ऑफ सेम इकोसिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन की बात की है कि दो बायोस्फीयर रिजर्व्स अगर कनेक्टेड होंगे अगर उनके कॉरिडोर या फिर बफर जोन से, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो भी स्पीसीज़ होती हैं उनकी मूवमेंट के चांसेस और उनके अबंडेंस वो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। थर्ड जो है हाई एज टू एरिया रेशो, तो ये ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया। बट फोर्थ जो है सर्कुलर शेप रिजर्व्स, तो यूजुअली शेप इनकी सर्कुलर शेप ही होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो कोर में स्पीसीज़ हमें सेव करनी है, मतलब जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो वो किसी भी डिस्टर्बेंस से अवे हों, इसीलिए इसकी 3 जोन बनाए गए हैं। सीबीटी से हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले कोर, तो कोर में इनसाइड ऑफ द रिजर्व ऐसी स्पीसीज़ को रखा गया है जिनको प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देन इज़ बफर जोन, जहाँ पे मतलब थोड़ी सी और कम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को रखा गया है। थर्ड वन इज़ जो ट्रांजिशन जोन होती है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होते हैं, तो कोर को इसीलिए सर्कुलर शेप दिया गया पर्टिकुलरली, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ 1000 ग्लूकोज यूनिट्स हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन द ऑस्मोलैरिटी एज दैट ऑफ। तो इसका आंसर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उन मॉलिक्यूल्स के वेट पे। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो कोलिगेटिव हैं, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम पॉलीसेकेराइड को डिज़ोल्व करेंगे किसी में, तो उसमें मान लो 1000 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूल तो एक ही है वहाँ पे। तो एक मॉलिक्यूल जब भी कहीं पे डिज़ोल्व हुआ, तो मान लो एक साइड पे एक मॉलिक्यूल है और पार्टीशन के दूसरे साइड पे हम कितने मॉलिक्यूल डालें कि ऑस्मोलैरिटी सेम हो, तो एक ही मॉलिक्यूल डालना चाहिए। अब क्योंकि ऑस्मोलैरिटी मॉलिक्यूलर वेट पे तो डिपेंड नहीं करती है, तो जहाँ पे दूसरी साइड में एक मॉलिक्यूल होगा, और वो किसी का भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ग्लूकोज का ही होना चाहिए या फिर स्टार्च का हो, वो किसी का भी हो, वो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड कुछ भी हो। बस यहाँ पे मेन प्रिंसिपल है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो दूसरी साइड पे जब एक मॉलिक्यूल डालेंगे किसी का भी, तो दोनों साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वापोरिन। तो सबसे पहले हैं दे आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द मेजर इंट्रिंसिक प्रोटीन MIP फैमिली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। थर्ड है ए हाईली कंजर्व्ड NP ट्रायड ऑफ रेजिड्यूज इज प्रेजेंट एट द N टर्मिनल हाफ, एंड फोर्थ में दिया हुआ है C टर्मिनल हाफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं, क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक्वापोरिन्स 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट के बने हुए होते हैं। इनका जो N और C टर्मिनल होता है दोनों के दोनों साइटोप्लाज्मिक साइड में होते हैं, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द N और C टर्मिनल हाफ में ही मीन्स हाफ ऑफ द प्रोटीन में ही दोनों साइड से एक NP रेजिड्यू होता है दोनों साइड से। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो ऑप्शन है दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, तो मुझे ये बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि हमने ये कब पढ़ा हुआ है, जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। लाइक एक तो इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर एक सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है, एंड देन एक जो आउटर होती है देन एक आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। तो उसमें मैंने उस टाइम पे पढ़ा हुआ है कि उस आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे एक्वापोरिन होते हैं जो कि फ्रीली परमिएबल होते हैं, और
तो वहाँ से मुझे ये चीज़ याद थी कि बैक्टीरिया में भी एक्वापोरिन्स होते हैं, और बाकी इवन मुझे ऑप्शंस याद भी नहीं थे कि एक्वापोरिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, बिकॉज आई वॉज श्योर अबाउट कि बैक्टीरिया में भी होते हैं। ये प्लांट्स का तो मुझे पता था, बट बैक्टीरिया में मुझे वहाँ से याद आ गया था। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हनी बी स्पीसीज इज़ नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज़, इसका जो आंसर होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो एपिस डोरसेटा आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एपिस इंडिका होता तो ऑप्शन वो करेक्ट होता, क्योंकि एपिस इंडिका ही यहाँ के अकॉर्डिंग नेटिव है, इंडिया में नेटिव है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में बाकियों को कंपेयर करते हुए एपिस डोरसेटा ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मर नेम ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ICN विच वॉज चेंज्ड एज द पार्ट ऑफ मेलबर्न कोड। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। पहले इसका नाम ये था, फिर जुलाई 2011 में मेलबर्न में जो मीन्स कंसर्ट हुई थी, तो उसमें इसका नाम चेंज करके ICN कर दिया गया। वाइल जो ICZN है उसका नाम एज इट इज़ है, बट ICBN को ICN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछी है हमें, तो फर्स्ट तो है लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली क्योंकि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही फोटोसिस्टम फोटोपिगमेंट्स मिलते हैं, तो वहीं पे लाइट रिएक्शन होती है जो जेड स्कीम बनती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है ATP एंड द NADPH आर प्रोड्यूस्ड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये भी सही बात है, क्योंकि जब जेड स्कीम के बाद में फोटोसिस्टम सबसे पहले फोटोसिस्टम सेकंड एक्टिवेट होता है, फिर वो फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, और लास्ट में वो जो NADP एंजाइम होता है, रिडक्टेज एंजाइम, उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी हेल्प से NADP NADPH में चेंज हो जाता है। और अगर हम ATP की बात करें तो नॉन साइक्लिक वे में दोनों बनते हैं, ATP और NADPH, तो वो यहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही बन जाते हैं। और लास्ट में भी अगर हम बात करें कि थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट से, कि जो वो कीमो ऑस्मोटिक पाथवे चलता है वो भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही चलता है, जो ग्रेडियंट बनता है, तो वो थोड़ा सा ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन नहीं देना चाहिए था इनको, बट ये ठीक है ऑप्शन अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये सेकंड तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है ल्यूमन इज एनक्लोज्ड इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। ये भी सही है, क्योंकि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है ल्यूमन, वो दूसरे जो लैमेला होते हैं, दूसरे जो थैलेकॉइड होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है बाय द लैमेला। नेक्स्ट है NADPH इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कार्बन रिएक्शन बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वही डार्क रिएक्शन मतलब केल्विन साइकिल है उसमें यूज़ होते हैं, और यहाँ पे जो NADPH और ATP होते हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं, ना कि प्रोड्यूस होते हैं। और यूज़ में भी 12 NADPH यूज़ हो जाते हैं और 18 ATP यूज़ होते हैं, वो भी प्रोडक्शन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द 6 CO2 मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है ए क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्रूसीफॉर्म होता है मतलब जो क्रॉस शेप्ड होती है, मतलब जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होती है। ये पूछा है कि वो कब बनती है, तो इन्वर्जन होगा तब एक्स शेप नहीं बनेगी, डिलीशन होगा तब तो डिलीट ही हो जाएगा वो पोर्शन, एंड डुप्लीकेशन होगा तो मतलब मान लो एक ही क्रोमोसोम में डुप्लीकेट हो रहा है तो एक्स शेप स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकती। जब भी ट्रांसलोकेशन होगा, लाइक अगर हम इसको होमोलोगस रिकम्बिनेशन से याद करें और आंसर निकालना चाहें तो वहाँ पे भी एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती हैं। रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब वो अपने सेगमेंट्स को एक साथ अलाइन करती हैं उस टाइम पे, और रिकम्बिनेशन होती है उस टाइम पे एक्स शेप या फिर क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर बनती है, तो हम ट्रांसलोकेशन बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन से लाइक ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये सेकेंड वन है, तो जब ये अपने सेगमेंट्स चेंज करते हैं तो उस टाइम पे ये ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे कभी फॉस्फोराइलेशन नहीं होती है, कभी हमने नहीं देखी है। तो यूजुअली
अगर हम सेल सिग्नलिंग भी पढ़ते हैं या फिर सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से भी हम लोग याद कर सकते हैं। अगर हम लोगों को नॉर्मली याद ना आए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किसी प्रोटीन में सीरीन में हो रही है, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। ये तो बहुत यूजुअल हमने सेल साइकिल में पढ़े हुए हैं कि सीडीके में कहाँ पे किस पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है, वो पूरा एक स्टेप दिया गया है। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ याद थी कि सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन तो वहाँ पे सुना हुआ है, लेकिन लाइसिन पे फॉस्फोराइलेशन तो कभी नहीं सुनी है। वैसे भी ये जो 3 तरीके की फॉस्फोराइलेशन होती है, ओ लिंक्ड, एन लिंक्ड और पी लिंक्ड, तो आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। लाइक ओ लिंक्ड तो सीरीन और थ्रियोनिन पे होती है, एन लिंक्ड एस्पार्जिनिन पे होती है। तो आप ट्रिक से मुझे लगता है याद करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओ लिंक्ड कहाँ कहाँ और कौन कौन मीन्स कौन से अमाइनो एसिड पे होती है। नेक्स्ट है टू एग्जामिन द इन विवो कोलोकलाइजेशन पैटर्न ऑफ द 2 डिफरेंट प्रोटीन। कौन सी मीन्स इसमें पूछा गया है कि अगर इन विवो अगर हम किसी प्रोटीन का लोकलाइजेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन एलेक्सा 488 और CY5। CY5 बेसिकली सायानिन एस होता है, ये फार रेड फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल होता है और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कॉन्जुगेट्स को फ्लोरोसेंट में यूज़ करते हैं। और जो एलेक्सा 488 होता है वो एक ग्रीन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स दैट आर नॉन, मीन्स इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ द प्लांट्स में वेस्कुलर कैम्बियम होता है और वो इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियस है डाइकोट और जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इनकी थिकनेस ही देखें और हम थोड़ा आइडिया लगाएं कि जिम्नोस्पर्म है लाइक पाइनस, जिंगो, अगर हम इनको देखें तो जो इनका स्टेम है वो काफ़ी थिक होता है। और डाइकोट तो हमने देखा ही है, यूजुअली जो भी प्लांट्स हम देखते हैं मोस्टली लाइक कोई भी नीम देख रहे हैं, आम देख रहे हैं, तो ये तो लाइक सेकेंडरी ग्रोथ तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट डाइकोट में ही हमने देखी है। तो इसका एग्जांपल फोर्थ हो जाएगा। मोनोकोट में कुछ फैमिलीज एक्सेप्शन है लाइक एस्पार्गस फैमिली, जिसमें ड्रेसिना और यूका प्लांट आते हैं। तो वो एक्सेप्शनली मतलब एनामुलस ग्रोथ बोल सकते हैं, वो दिखाते हैं वो प्लांट, अदरवाइज मोनोकोट में नहीं मिलती। मोनोकोट में लाइक ये एग्जांपल आते हैं वीट एंड एलोवेरा, तो इनमें ये सब नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म परमिट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड इन आइदर ए मेम्ब्रेन बाउंड और सिक्रेटेड फॉर्म। तो ये पूछ रहे हैं कि मीन्स कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है ये डिसाइड करने में कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगी या सिक्रेटेड फॉर्म। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली कांस्टेंट रीजन में होती है। अगर